हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक सिंगल आइडिया यानी नेशनलिज्म का आइडिया इतना पावरफुल हो गया कि उसने पूरे यूरोप का मैप, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है एक सपने से। ये देखिए, ये एक पेंटिंग है। इसे 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। इसमें आप देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका के लोग, मर्द, औरतें, अमीर, गरीब, सभी एक लंबी लाइन में चल रहे हैं और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो उस टाइम आज़ादी यानी फ्रीडम का एक बहुत बड़ा सिंबल थी। अब सोरियो की ये पेंटिंग हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखती है। आप देख रहे हैं ना, इन लोगों के हाथों में अलग अलग झंडे हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इनके नेशंस का मतलब क्या है? आखिर ये नेशन होता क्या है? और ये इतना पावरफुल आइडिया ये पैदा कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कहां से हुई? चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इसी को समझते हैं। तो नेशन के आइडिया को सपनों से निकालकर जमीन पर हकीकत में सबसे पहले लाया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। साल था 1789। ये हिस्ट्री का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसी चिंगारी जिसने आगे चलकर पूरे यूरोप में बदलाव की आग लगा दी। देखो, इसे आसान भाषा में समझते हैं। रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में क्या था? सारी की सारी पावर एक रूलर के हाथ में थी। उसको कहते थे एब्सोल्यूट मोनार्क। राजा जो चाहे वही होता था। लेकिन 1789 के बाद सबसे बड़ा बदलाव आया। जो सोवरेनिटी थी, यानी देश को चलाने की जो अल्टीमेट पावर थी, वो राजा से छीनकर फ्रांस के आम लोगों यानी सिटीजन्स को दे दी गई। मतलब अब देश किसी एक राजा का नहीं, बल्कि वहां रहने वाले सभी लोगों का था। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात डालना कि हम सब एक हैं, ये आसान नहीं था। तो इसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत स्मार्ट कदम उठाए। उन्होंने दो नए आइडियाज दिए, ला पात्री यानी द फादरलैंड, ये देश हमारा पिता है, और ले सिटोयन यानी द सिटीजन, हम सब इस देश के नागरिक हैं। राजा का झंडा हटाकर एक नया ट्राई कलर फ्लैग लाया गया। एक नेशनल असेंबली बनाई गई जो लोगों को रिप्रेजेंट करती थी। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून यानी यूनिफॉर्म लॉज लाए गए, और फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया ताकि सब एक दूसरे से जुड़ सकें। इन सब का मकसद एक ही था, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करना। अब नेशनलिज्म का ये नया आइडिया फ्रांस की बाउंड्रीज के अंदर कैद नहीं रहने वाला था। ये बाहर निकलकर पूरे यूरोप में फैलने लगा, और इस आइडिया को अपनी आर्मीज के साथ दूर दूर तक ले जाने वाला शख्स था नेपोलियन बोनापार्ट। देखो, नेपोलियन का रोल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को खत्म किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जिससे रेवोल्यूशन के आइडियाज पूरे यूरोप में फैल गए। उसका सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जन्म से मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स यानी प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। कानून के सामने सबको बराबर यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश किया, और जो पुराना फ्यूडल सिस्टम था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन जैसा होता है, जब भी कोई नया आइडिया आता है तो पुराने लोग उसे डरते हैं। यूरोप की जो पुरानी मोनार्कीज थीं, जिन्हें हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं, वो इस बदलाव से बहुत डर गए थे। उनके सबसे बड़े लीडर थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। उन्होंने एक बहुत फेमस बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में जो भी होता है उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है। तो यहां से 19वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ था लिबरल नेशनलिज्म। ये लोग चाहते थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी लोगों की मर्जी से सरकार बने। ये ऑटोक्रेसी का एंड चाहते थे। दूसरी तरफ थे कंजर्वेटिव्स। नेपोलियन के हारने के बाद 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई और ये पावर में आ गए। ये लोग पुराने राजा महाराजाओं को वापस लाना चाहते थे। ये लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज के सख्त खिलाफ थे। लेकिन आप आग को कितना भी दबाने की कोशिश करो, चिंगारी कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। कंजर्वेटिव रूल के खिलाफ जुज़ेप्पे माज़िनी जैसे रेवोल्यूशनरीज ने चुपचाप अंडरग्राउंड होकर सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। इनका एक ही सपना था, नेशन स्टेट्स बनाना। पता है, मेटरनिक माज़िनी से इतना डरता था कि उसने माज़िनी को हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा। तो कंजर्वेटिव्स ने पूरी कोशिश की इन नए आइडियाज़ को दबाने की, लेकिन कब तक? आखिरकार 1830 से 1848 के बीच नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के ये दबाए गए आइडियाज़ एक वॉल्केनो की तरह फट पड़े। इसने पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस की यानी क्रांतियों की एक लहर शुरू कर दी। इस टाइम पीरियड को हिस्ट्री में द एज ऑफ रेवोल्यूशंस कहा जाता है।
और ये क्रांति की आग बहुत तेजी से फैली। देखो कैसे। 1821 में ग्रीस ने ओटोमन एम्पायर से आज़ादी की लड़ाई शुरू की। फिर जुलाई 1830 में फ्रांस में एक और रेवोल्यूशन हुआ और 1848 आते आते तो हालात ये थी कि पूरे यूरोप में लिबरल्स, वर्कर्स, किसान सभी रिवोल्ट कर रहे थे। नेशनहुड की आग अब हर तरफ फैल चुकी थी। पर एक बात याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही थी। एक लड़ाई दिलों और दिमागों में भी लड़ी जा रही थी। इसे लड़ रहे थे आर्टिस्ट, पोएट्स और म्यूजिशियंस। उनके इस कल्चरल मूवमेंट को रोमांटिसिज्म कहा गया। रोमांटिक्स का मानना था कि एक नेशन साइंस या रीजन से नहीं, बल्कि कॉमन कल्चर, फोक सॉन्ग्स और शेयर्ड इमोशन से बनता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये पेंटिंग। इसे डेलाक्रॉय ने बनाया है और इसका नाम है द मैसेकर एट चियोस। इसमें दिखाया गया है कि कैसे ग्रीक्स पर जुल्म हो रहा है। इसका मकसद था लोगों के दिल में ग्रीक्स के लिए सिंपैथी पैदा करना, एक नेशनलिस्ट फीलिंग जगाना। तो आप देख रहे हो, आर्ट अब नेशन बनाने की लड़ाई में एक हथियार बन चुका था। 1848 में जर्मनी के मिडिल क्लासेस को लगा कि उनका टाइम आ गया है। उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई। उनका प्लान था एक यूनिफाइड जर्मन नेशन बनाने का, जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। उन्होंने राजा को क्राउन ऑफर किया, पर राजा ने मना कर दिया और आखिर में आर्मी ने इस असेंबली को बंद करवा दिया। इससे एक बात साफ हो गई कि नेशनहुड का रास्ता इतना आसान नहीं था। लिबरल्स का ये सपना टूट गया। अब यहां से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। जब लिबरल्स का सपना टूटा तो नेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी अब रेवोल्यूशनरीज ने नहीं, बल्कि कंजर्वेटिव स्टेट लीडर्स ने उठा ली। अब शुरू हुआ सबसे नया फेज, जहां देश वोट से नहीं बल्कि आयरन एंड ब्लड से बनने वाले थे। ऑस्ट्रिया इज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का मास्टर था एक आदमी, प्रशिया का चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। उनका तरीका लिबरल्स जैसा नहीं था। उनकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन, यानी जंग के जरिए यूनिफिकेशन। उन्होंने प्रशिया की पावरफुल आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया और सिर्फ 7 साल में 3 बड़ी जंग लड़ी और जीती। और इन जीतों का नतीजा क्या निकला? एक यूनिफाइड जर्मनी। 1871 में वर्साई के मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स में एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई, जहां प्रशियन किंग विलियम द फर्स्ट को नए जर्मन एम्पायर का एम्परर घोषित किया गया। आखिरकार जर्मन नेशन स्टेट एक रियलिटी बन चुका था। अब ऐसी ही एक कहानी इटली में भी चल रही थी। जरा इन मैप्स को देखिए। यूनिफिकेशन से पहले 1858 में इटली कैसे अलग अलग टुकड़ों में बिखरा हुआ था, और यूनिफिकेशन के बाद देखिए एक पूरा देश बन गया। कितना ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना? इटालियन यूनिफिकेशन के पीछे 3 मेन हीरोज थे। हम उन्हें द सोल, द ब्रेन और द स्वॉर्ड भी कह सकते हैं। ज्यूसेप्पे मैज़ीनी, जिन्होंने इसका आइडिया दिया, वो थे द सोल। चीफ मिनिस्टर कैव्यूर, जिन्होंने सारी डिप्लोमेसी और प्लानिंग की, वो थे द ब्रेन। और जिसेप्पे गारिबाल्दी, जिन्होंने अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ लड़ाई लड़ी, वो थे द स्वॉर्ड। इन तीनों की कोशिशों से 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का राजा बनाया गया। तो हमने देखा कि कैसे पॉलिटिक्स, वॉर और डिप्लोमेसी से नेशंस बने। लेकिन अब एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल, एक आम इंसान के लिए नेशन क्या है? ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। तो इस आइडिया को एक चेहरा, एक पहचान कैसे दी जाए? इसका जवाब एक बार फिर आर्टिस्ट्स ने दिया। उन्होंने नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाना शुरू किया। इस टेक्निक को एलेगरी कहते हैं। ध्यान रखिए, यह कोई असली औरत नहीं थी, बल्कि नेशन का एक सिंबल थी। जैसे फ्रांस के लिए उन्होंने बनाई मैरियान, वैसे ही जर्मनी के लिए बनाई जर्मेनिया। इससे लोगों को अपने नेशन की एक कॉन्क्रीट, एक ह्यूमन इमेज मिल गई, जिससे वो आसानी से कनेक्ट कर सके। और इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। कभी सोचना कि नेशनलिज्म जैसा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, उसमें इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि वो लाखों लोगों को अपने देश के लिए लड़ने, मरने और एक पूरी नई दुनिया बनाने के लिए इंस्पायर कर देती है। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि आइडियाज में बहुत बहुत ताकत होती है।